दिल्ली में सीएनजी भरते समय भीषण विस्फोट हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है, अगला नंबर किसका? जिस गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर सुरक्षित नहीं, उसमें गैस भरने की अनुमति आखिर किसने दी? अगर सिलेंडर की जांच की तारीख खत्म हो चुकी है तो वह गाड़ी सड़क पर दौड़ कैसे रही है? एक तरफ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और दूसरी तरफ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। फिर दोनों के सिस्टम आपस में जुड़े क्यों नहीं है? असुरक्षित गाड़ी को सड़क पर भी रोका जा सकता है और सीएनजी पंप पर गैस देने से भी रोका जा सकता है। फिर सरकार यह व्यवस्था लागू क्यों नहीं करती? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कुछ सेकंड में करोड़ों रिकॉर्ड जांचे जा सकते हैं, तो एक सीएनजी सिलेंडर की वैधता क्यों नहीं जांची जा सकती? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या कहीं दोनों व्यवस्थाओं के बीच मिली जुली लापरवाही? यह मिली भगत का सवाल भी है। और अगर जांच में किसी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति की आपराधिक लापरवाही सामने आती है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल सीधा है, सरकार हादसे के बाद मुआवजा देगी या हादसे से पहले निर्दोष लोगों की जान बचाने की व्यवस्था करेगी? क्योंकि कुछ रुपए बचाने के लिए किसी निर्दोष इंसान की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे राजनीति पोल खोल। आज का सवाल सिर्फ एक सीएनजी सिलेंडर फटने का नहीं है। आज का सवाल है, अगर किसी सीएनजी वाहन का सिलेंडर सुरक्षित नहीं है तो वह वाहन सड़क पर चल कैसे, और अगर वाहन सुरक्षित नहीं है तो उसमें सीएनजी भरी कैसे जा रही है? आखिरकार यह सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे पूरे सिस्टम की लापरवाही है? और अगर लापरवाही है तो जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के मुंडका थाना इलाके में टिकरी कला में एक सीएनजी स्टेशन पर ट्रक में गैस भरते समय भीषण विस्फोट हुआ। हादसा दोपहर करीब 3:20 पर हुआ। दमकल विभाग को करीब 3:37 पर सूचना मिली। 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। 25 साल का मनीष, 32 साल की उम्र का सन्नी और 34 साल का ब्रह्मजीत, सुरजीत, संजय और विपिन घायल हुए। अब सवाल है कि सीएनजी स्टेशन पर गैस भरते समय इतना बड़ा विस्फोट आखिर हुआ कैसे? और यह पहली घटना नहीं है। अप्रैल 2026 में दिल्ली के मित्राऊ गांव में सीएनजी भरते समय ट्रक का सिलेंडर फटने की घटना सामने आई थी। 4 लोग घायल हुए थे। मार्च 2025 में घेवरा सीएनजी स्टेशन पर ट्रक में गैस भरते समय सिलेंडर फटने की घटना सामने आई। 2 लोग घायल हुए थे। बाद में एक व्यक्ति की घायल की मौत की जानकारी सामने आई है। अक्टूबर 2024 में भी नजफगढ़ में सीएनजी भरते समय विस्फोट की घटना सामने आई थी। एक व्यक्ति घायल हुआ था। तो सवाल है, इतनी घटनाओं के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं बदली? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। सीएनजी सिलेंडर कोई सामान्य लोहे का डिब्बा नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा दबाव पर गैस भरी जाती है, इसलिए उसकी सुरक्षा जांच बहुत जरूरी है। सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग होती है, यानी दबाव डालकर यह जांचा जाता है कि सिलेंडर सुरक्षित हालत में है या नहीं। नियमों के अनुसार समय समय पर ऐसी जांच करना जरूरी है। लेकिन सवाल है, क्या हर सीएनजी वाहन के सिलेंडर की जांच समय पर हो रही है? क्या उसकी जांच की वैधता सही है? क्या उसका रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध है? और अगर सिलेंडर की जांच की तारीख खत्म हो चुकी है तो क्या उस वाहन में सीएनजी भरना बंद हो जाता है? अब दूसरा सवाल, क्या कुछ वाहन मालिक पैसा बचाने के लिए पुराने, खराब या गैर मानक सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कहीं सिलेंडर में अनाधिकृत कटिंग, वेल्डिंग या दूसरी छेड़छाड़ की जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ वाहन मालिक की गलती नहीं, यह सड़क पर चलने वाले हर इंसान की जान के लिए खतरा है। अब सवाल सीएनजी पंप संचालकों से, अगर किसी वाहन का सिलेंडर सुरक्षित नहीं है, अगर उसकी जांच की वैधता खत्म हो चुकी है, अगर जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं है, तो उस वाहन में सीएनजी भरी क्यों जाती है? क्या सिर्फ गैस बेच देना ही जिम्मेदारी है या ग्राहक और आसपास के लोगों की सुरक्षा भी जिम्मेदारी? लेकिन अब सवाल सिर्फ पंप संचालक का नहीं है। अब सवाल है 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी का।
एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और दूसरा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। एक तरफ सीएनजी की आपूर्ति और उससे जुड़ी व्यवस्था है और दूसरी तरफ वाहनों की फिटनेस, वाहन की सड़क पर चलने की अनुमति और परिवहन व्यवस्था है। तो दोनों व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा की ऐसी कड़ी क्यों नहीं कि असुरक्षित सिलेंडर वाला वाहन सड़क पर चल ही न सके और उसी वाहन में सीएनजी भर ही न सके। मैं दोनों मंत्रालयों से सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई वाहन सीएनजी सिलेंडर की सुरक्षा जांच में असफल है, अगर उसकी जांच की वैधता खत्म हो चुकी है, अगर उसका सिलेंडर मानकों के मुताबिक सुरक्षित नहीं है, तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति क्यों और उसमें सीएनजी भरने की अनुमति क्यों? यहीं से एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है। क्या यह सिर्फ अलग अलग विभागों की लापरवाही है या दोनों व्यवस्थाओं के बीच मिली जुली लापरवाही है या कहीं किसी स्तर पर मिली भगत भी है? मैं बिना जांच के किसी मंत्री को अपराधी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनता को यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। अगर दोनों मंत्रालय अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो ऐसे असुरक्षित वाहन सड़क पर रहेंगे कैसे और उसमें सीएनजी भरेगी कैसे? मंत्रालय सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं होता, मंत्रालय सिर्फ बंगला, गाड़ी, नाम और सत्ता के लिए नहीं होता है। मंत्रालय की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा और जनता की सेवा भी है और मंत्री के पद के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए सवाल है, अगर किसी व्यवस्था की खामी के कारण लोगों की जान बार बार खतरे में पड़ रही है तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर जांच में किसी अधिकारी, किसी विभाग और किसी जिम्मेदार व्यक्ति की गंभीर लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अब मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, मैं समाधान भी बता रहा हूं। आज के डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह व्यवस्था बनाना बिल्कुल संभव है। हर सीएनजी वाहन का एक पूरा डिजिटल सुरक्षा रिकॉर्ड होना चाहिए और यह रिकॉर्ड दोनों संबंधित मंत्रालयों के पास होना चाहिए। यह रिकॉर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास और दूसरा रिकॉर्ड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास। पहला काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का होना चाहिए। देश में जितने भी सीएनजी वाहन हैं उनके सिलेंडर की पूरी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में, सिलेंडर कब लगा, किस क्षमता का है, उसकी जांच कब हुई, अगली जांच कब होनी है, उसकी वैधता कब खत्म होगी और पूरी जानकारी सुरक्षित डिजिटल सिस्टम से होनी चाहिए। जैसे ही किसी वाहन के सिलेंडर की जांच की वैधता खत्म होने वाली हो, सिस्टम अपने आप अलर्ट जारी करे, वाहन मालिक को सूचना जाए, संबंधित परिवहन विभाग को सूचना जाए और अगर निर्धारित समय पर सिलेंडर की जांच नहीं होती तो उस वाहन का नंबर देश के सभी सीएनजी पंपों में सिस्टम में अपने आप असुरक्षित वाहन के रूप में दिखाई दे। फिर उस वाहन में सीएनजी भरना बंद हो जाए, यानी पंप कर्मचारी को किसी अधिकारी के फोन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी कागज को देख करके फैसला नहीं करना पड़ेगा, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी पैसे के लेन देन की गुंजाइश नहीं हो। मशीन खुद बताए यह वाहन सुरक्षित है या इस वाहन में सीएनजी नहीं भरनी है। अब दूसरी जिम्मेदारी परिवहन मंत्रालय की, उसके पास भी हर सीएनजी वाहन का डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। वाहन का नंबर, सीएनजी सिलेंडर की जानकारी, सिलेंडर की क्षमता, सिलेंडर की जांच की तारीख, अगली जांच की तारीख, फिटनेस की वैधता और वाहन की सड़क पर चलने की वैधता। जैसे ही किसी वाहन के सिलेंडर की सुरक्षा जांच की वैधता खत्म हो या सुरक्षा वाहन की फिटनेस खत्म हो जाए तो परिवहन विभाग का सिस्टम अपने आप उस वाहन को सड़क पर चलने के लिए असुरक्षित घोषित कर दे और यह सूचना सिर्फ परिवहन विभाग की फाइल में बंद नहीं रहनी चाहिए, उस वाहन का नंबर तुरंत संबंधित पुलिस व्यवस्था को भेजा जाना चाहिए। दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस को और किसी दूसरे राज्य का वाहन है तो उस राज्य की पुलिस को और जरूरत के अनुसार संबंधित आरटीओ ट्रैफिक पुलिस को भी। पुलिस के पास एक स्पष्ट डिजिटल अलर्ट होना चाहिए। यह वाहन सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता, इसे सड़क पर चलने से रोका जाना चाहिए। फिर पुलिस उस वाहन की पहचान करके कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
सीएनजी पंप की मशीन इस डिजिटल सिस्टम से जुड़ी हो, वाहन पंप पर आए, वाहन का नंबर डिजिटल तरीके से पहचाना जाए, सिस्टम रिकॉर्ड चेक करे, अगर सब कुछ वैध है गैस भर जाए, अगर सिलेंडर की जांच समाप्त हो चुकी है तो गैस अपने आप बंद, अगर वाहन की फिटनेस समाप्त हो चुकी है तो गैस अपने आप बंद और संबंधित विभाग को तुरंत सूचना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीएनजी के सभी पंपों के डिजिटल सिस्टम में उस वाहन का नंबर फ्लैश कर सकता है। इसे सीएनजी देना बंद किया जाना है, फिर पंप पर कर्मचारी अपनी मर्जी से गैस नहीं भर सकता। सिस्टम ही बताएगा सीएनजी देनी है या सीएनजी नहीं देनी है। और दूसरी तरफ परिवहन मंत्रालय उस वाहन का नंबर संबंधित परिवहन विभाग, आरटीओ और जरूरत के अनुसार पुलिस को भेज सकता है ताकि उस वाहन को सड़क पर चलने से रोका जा सके। यानी एक वाहन, एक डिजिटल पैच, एक साझा सुरक्षा रिकॉर्ड और दोनों मंत्रालयों की सीधी जवाबदेही। और यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। कोई मनमानी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं। कोई अधिकारी अपनी मर्जी से किसी वाहन को असुरक्षित या सुरक्षित घोषित न कर सके। हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड हो, किस अधिकारी ने क्या किया, कब किया, किस आधार पर किया, किस वाहन को रोका, किस वाहन को सीएनजी देने से रोका, सब कुछ दर्ज होना चाहिए। और दोनों मंत्रालय के सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय के सिस्टम में अगर किसी वाहन का सिलेंडर असुरक्षित घोषित होता है तो वही जानकारी परिवहन मंत्रालय के सिस्टम में तुरंत पहुंच जानी चाहिए। और परिवहन मंत्रालय के सिस्टम में अगर किसी वाहन की फिटनेस या गैस सिलेंडर की वैधता खत्म होती है तो वही जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के सिस्टम में तुरंत पहुंच जानी चाहिए। यह व्यवस्था किसी एक अधिकारी की ईमानदारी पर निर्भर नहीं होगी। यह व्यवस्था किसी पंप कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर नहीं होगी। और यही सबसे जरूरी बात है, जहां इंसानी मनमानी की गुंजाइश कम होगी वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आज हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, एक मोबाइल से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सेकंड में करोड़ों रिकॉर्ड जांच सकती है, तो क्या सरकार एक सीएनजी वाहन का सुरक्षा रिकॉर्ड जांचने की व्यवस्था नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। सवाल तकनीकी का नहीं, सवाल है इसे लागू करने की इच्छा का। और अगर व्यवस्था आज लागू हो जाए तो एक असुरक्षित वाहन को दो जगह से रोका जा सकता है। पहला सड़क पर परिवहन विभाग और पुलिस के जरिए, दूसरा सीएनजी पंप पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की डिजिटल व्यवस्था के जरिए। यानी असुरक्षित वाहन सड़क पर नहीं चलेगा और असुरक्षित वाहन में सीएनजी भी नहीं भरेगी। यही होना चाहिए जनता की सुरक्षा का असली मॉडल। मैं साफ करना चाहता हूं, किसी भी मंत्री के खिलाफ सिर्फ इसलिए कोई आपराधिक धारा नहीं लग जाती मंत्रालय में कोई हादसा हुआ है, लेकिन अगर जांच में यह सामने आता हो कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति की जानबूझकर की गई अवहेलना, गंभीर लापरवाही या कोई दूसरा आपराधिक कृत्य सीधे हादसे और मौत से जुड़ा था, तो कानून के अनुसार उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर किसी की लापरवाही से किसी इंसान की जान जाती है तो जांच के बाद जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, इस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई का सवाल उठ सकता है। लोक सेवकों के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर कानून के निर्देश की अवहेलना करता है और उसे पता है कि इससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का सवाल उठ सकता है। इसलिए मेरा सवाल है, अगर जांच में यह साबित हो कि किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कानूनी दायित्व की जानबूझकर अनदेखी की और उस लापरवाही से लोगों की जान खतरे में पड़ी, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जांच में मिलीभगत, जानबूझकर नियमों की अनदेखी या किसी आपराधिक साजिश का सबूत सामने आता है, तो जांच एजेंसी को उसके अनुसार संबंधित आपराधिक धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए। धारा पहले से तय करके किसी निर्दोष को दोषी घोषित करना न्याय नहीं है।
लेकिन किसी पद या मंत्रालय के कारण जांच से बचाना भी न्याय नहीं है। अगर जांच में किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी सामने आती है तो क्या सिर्फ इसलिए उन्हें कानून से अलग रखा जाए क्योंकि वे मंत्री हैं? मेरा जवाब है नहीं। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए और जिसके खिलाफ अपराध साबित हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं यह सवाल सिर्फ एक को घेरने के लिए नहीं उठा रहा हूं। मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन हादसों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सीएनजी विस्फोट में जिसकी कोई गलती नहीं, जिसकी कोई भूमिका नहीं, वह भी अपनी जान गंवा देता है। इसलिए इन निर्दोषों को बचाने के लिए सरकार को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, परिवहन मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सीएनजी पंप संचालकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और हम देश के नागरिकों को भी सुरक्षा की इस व्यवस्था के लिए तो यह बोझ हमें उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल पैसे का नहीं, सवाल इंसान की जान का है। कुछ रुपए बचाने के लिए किसी इंसान की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती और सरकार भी यह नहीं कर सकती कि व्यवस्था बनाने में खर्च आएगा। अगर तकनीकी में एक भी निर्दोष इंसान की जान बचाई जा सकती है तो उस तकनीक पर खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मृत्यु के बाद मुआवजा देने से बेहतर है मृत्यु से पहले सुरक्षा पर खर्च करना। और मेरा मानना है सरकार, परिवहन मालिक, सीएनजी पंप संचालक और हम सभी नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो सीएनजी विस्फोट में होने वाली इन निर्दोष मौतों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। इसलिए मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जो हादसा होने देती है और मेरी मांग है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हादसा होने से पहले उसे रोका जा सके। पहली मांग, दिल्ली में हुए सभी गंभीर सीएनजी विस्फोटों की स्वतंत्र और तकनीकी जांच हो। और दूसरी मांग है हर हादसे में फटे हुए सिलेंडर की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच हो। और तीसरी मांग है सभी व्यावसायिक सीएनजी वाहनों के सिलेंडर परीक्षण रिकॉर्ड का विशेष ऑडिट हो। और चौथी मांग है जिस वाहन के सिलेंडर की सुरक्षा जांच वैध नहीं है उसमें सीएनजी भरना डिजिटल सिस्टम से रोका जाए। पांचवी मांग है हर सीएनजी पंप पर स्वचालित डिजिटल सुरक्षा जांच व्यवस्था लागू की जाए। और छठी मांग है सीएनजी पंप की मशीन को परिवहन विभाग के रिकॉर्ड से जोड़ा जाए। और सातवीं मांग है असुरक्षित वाहन को सड़क पर चलने से रोकने के लिए स्वचालित अलर्ट सिस्टम बनाया जाए। आठवीं मांग, अवैध तरीके से सीएनजी सिस्टम में बदलाव करने वाले गैर अधिकृत लोगों और वर्कशॉप पर कार्रवाई हो। नौवीं मांग है सिर्फ पंप कर्मचारी या वाहन मालिक को जिम्मेदार बनाकर मामला खत्म न किया जाए, पूरी जिम्मेदारी की कड़ी की जांच हो, पंप से लेकर वाहन मालिक तक, आरटीओ से लेकर संबंधित विभाग तक और विभाग से लेकर नीति और निगरानी की जिम्मेदारी रखने वाले ऊपर के स्तर तक। क्योंकि सवाल यह नहीं है आज कितने लोग मरे, सवाल यह है अगले हादसे में कितने लोग मरेंगे। क्या सरकार अगले हादसे का इंतजार करेगी या आज ही व्यवस्था बदलेगी? तो सुरक्षित ईंधन कहा जाता है, लेकिन ईंधन तभी सुरक्षित है जब पूरी व्यवस्था सुरक्षित हो, सिलेंडर सुरक्षित हो, जांच सुरक्षित हो, वाहन की फिटनेस सुरक्षित हो, गैस भरने की प्रक्रिया सुरक्षित हो और नियम लागू करने वाला सिस्टम जवाबदेह हो। अगर आज की तकनीक से एक असुरक्षित वाहन की पहचान कुछ सेकंड में की जा सकती है तो फिर जनता को खतरे में क्यों रखा जाए? अगर एक डिजिटल सिस्टम गैस भरने से पहले वाहन की सुरक्षा जांच कर सकता है तो ऐसा सिस्टम हर सीएनजी पंप पर क्यों नहीं? अगर एक असुरक्षित वाहन को डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर सड़क पर रोका जा सकता है तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति क्यों? इसलिए मेरा सवाल दोनों मंत्रालय से है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी। आप दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, क्योंकि अगर दोनों मंत्रालय अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाएं तो असुरक्षित वाहन में सीएनजी भरना भी रोका जा सकता है और ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने भी रोका जा सकता है। और अगर यह सब तकनीकी रूप से संभव है तो फिर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि व्यवस्था क्यों नहीं बनी, सवाल यह है व्यवस्था बनाने में किसकी रुचि नहीं है
और अगर किसी की लापरवाही या मिली भगत जांच में साबित होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो, विभाग हो या जांच के बाद किसी उच्च स्तर के व्यक्ति की जिम्मेदारी सामने आए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हादसे के बाद मुआवजा नहीं, हादसे से पहले सुरक्षा चाहिए। जांच के नाम पर खाना पूर्ति नहीं, जिम्मेदारी तय चाहिए। और सीएनजी पंप पर सिर्फ गैस भरने की मशीन नहीं, सुरक्षा की मशीन चाहिए। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। अब आप भी अपनी बात कहिए, क्या आपके शहर में सीएनजी वाहनों के सिलेंडरों की सुरक्षा जांच वास्तव में होती है? क्या आपने कभी ऐसी लापरवाही देखी है? अपनी बात नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी टिप्पणी इस मुद्दे को आगे उठाने में हमारी मदद कर सकती है। वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।